नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। 12 अगस्त 2025 आज है ट्यूसडे का दिन। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ इस समय ओपन हो रखा है जिसका नाम है रीगाल रिसोर्सेज लिमिटेड, जो कि इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मेज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स में। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन हो सकता है कि मेज़ बेस्ड प्रोडक्ट तो मैं कोई खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चले ये कंपनी अच्छी है। तो दोस्तों आप कंज्यूम करते हैं, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, जैसे कि आप घर में कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, इसके अलावा कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हैं। वैसे कंपनी का जो प्रोफाइल है और कंपनी का जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड बेस है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। कंपनी ऐसा लगता है कि सिर्फ एफएमसीजी बिजनेस में है, लेकिन दोस्तों एफएमसीजी बिजनेस के अलावा कंपनी पेपर इंडस्ट्री में भी है। अगर आप FY25 के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स अच्छी खासी ग्रो करी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में। तो एज यू कैन सी यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो मेज से रिलेटेड ज़्यादा है, मॉडिफाइड स्टार्च, फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आइटम्स लाइक कॉर्नफ्लोर, आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, ये सारे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। बट दोस्तों ये कंपनी B2B बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करती है। मैंने से B2B मतलब ये B2C मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट को सेल ना करके ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री। अब दोस्तों फूड ग्रेड इंडस्ट्री, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई, मेज़ बेस्ड प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बनाती है तो फूड को तो डेफिनेटली कैटर कर रही होगी। इसके अलावा फार्मा, पेपर, टेक्सटाइल, बायोपॉलीमर्स, एडिबल ऑयल, पैकेजिंग, पोल्ट्री, फीड। तो दोस्तों जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे जो ह्यूमन के कंजम्पशन वाली चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है वो पोल्ट्री के फीड्स में जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व। अब दोस्तों अगर आप कंज्यूमर्स के बारे में बात रहे हैं तो इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जो कि जो ब्रांड्स आप जिनसे आप एसोशिएट करते हैं अपने आप को, लाइक विकफील्ड। अब विकफील्ड जो कॉर्नफ्लोर वगैरह कंज्यूम करते हैं घर में, दे आर अवेयर अबाउट इट। पेपर इंडस्ट्री, JK पेपर, सेंचुरी पेपर पल्प। इसके अलावा इमामी को आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट यू आर अवेयर अबाउट इट। ये सारी की सारी वो कंपनीज़ हैं जिनसे आप एसोशिएट करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनीज़ B2C बिजनेस मॉडल हैं। अब तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा IPOs को कवर करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जिसमें पोटेंशियल दिखाई पड़ता है और जिसके बिजनेस मॉडल में मुझे दम नज़र आती है उस पर ही मैं फोकस करता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि रीगाल का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल दी लास्ट जो उनका बाय प्रोडक्ट बचता है वो सारी की सारी चीज़ें सेलेबल हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है उनके प्रोडक्ट की, उनके रॉ मटेरियल की या फिर उनके वैल्यू चेन की जिसकी वैल्यू ना। ऑलराइट, अगर बात करें कंपनी के जिस इंडस्ट्री पे कंपनी काम करती है तो कंपनी हैज़ एक्सपोजर टू ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेट इंडस्ट्रीज। अगर आप पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 248.23 करोड़ का कंपनी का पेपर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है। एनुअल फीड में 13.19% का। फूड मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा नहीं, क्योंकि फूड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल 7.49% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एक बहुत ही वाइड वैरायटी में कंपनी काम करती है। अच्छा, इस IPO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो रीगाल रिसोर्सेज का जो IPO आ रहा है वो 306 करोड़ का IPO है, जिसमें कि 2 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू किए जा रहे हैं और 0.94 करोड़ का जो शेयर्स हैं दे आर ऑफर फॉर सेल। तो कुल मिलाकर के 210 करोड़ इज़ द फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल इज़ 96 करोड़। इसके अलावा अब टाइम के बारे में बात करें, जैसे कि आपको मालूम है आज 12 अगस्त है, आज पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का और बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और इंडिया में तो ये इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो अभी सिर्फ ग्रो होना शुरू हुई है। मतलब अगर आप US से और इंडिया से कंपेयर करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडिया में अभी कायदे से शुरू भी नहीं हुई है। अब दोस्तों मैं आपको कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के बारे में बताऊं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड इंडस्ट्री, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया में अभी बस शुरू ही हुई है। और अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, तो जो मार्च 2023 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 16-17 करोड़ के आसपास, जो कि 2025 में ऑलमोस्ट 48 करोड़ हो गया। मतलब 3x। आप समझ पा रहे हैं। रीगाल रिसोर्सेज लिमिटेड को जो रेवेन्यू है 53% बढ़े हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 115% बढ़ा है। आप समझ सकते हैं प्रॉफिट डबल हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में और ट्रिपल हो गए हैं 3 सालों के अंदर। अच्छा, अब सरप्लसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वो कंपनी किस काम की जिसके पास कुछ कैश सरप्लस ना बचे। ये कंपनी फूड इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, FMCG इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्टेबल है।
जनरली क्या होता है कि जब हम लोग B2C बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो अगर कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई तो भाई कस्टमर ने आज नहीं खाना है, नहीं मन है, आज उन्होंने किसी दूसरे प्रोडक्ट का मन बना लिया, तो ऐसे में क्या है कि जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस है वो बहुत फास्ट चेंज होती हैं। वेयर एज इफ़ यू आर डीलिंग विद B2B बिजनेस मॉडल, तो आपका जो फोकस होता है वो बिजनेस मतलब दूसरे बिजनेस पे होता है। आप उनको कस्टमाइज करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े ऑर्डर्स देते हैं आपको। हालांकि मार्जिन थोड़ा सा कम होता है लेकिन काफ़ी स्टेबल बिजनेस होता है, जैसे कि B2B, जिसको B2B बिजनेस बोलते हैं। तो रीगल रिसोर्सेज इज इनटू B2B बिजनेस मॉडल। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कंपनी के KPIs दैट इज़ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, तो मार्केट कैप अभी 1047 करोड़ की है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ हेल्दी 20% और रिटर्न ऑन कैपिटल इज़ हेल्दी 14.17%। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, यही रीज़न है दोस्तों कि कंपनी IPO ला रही है, अपने डेट को रिड्यूस करना चाहती है ताकि और भी बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सके। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग मार्जिन्स। अब जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया जस्ट आई थिंक अ मिनट बैक कि ये कंपनी B2C में काम नहीं करती है। तो जो कंपनी B2C में काम करती हैं वो हायर प्रीमियम, हायर मार्जिन चार्ज करते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे बिजनेस को आप बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो जो बिजनेस है वो आपको बहुत हाई मार्जिन नहीं देता, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो मार्जिन कस्टमर से निकालना है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लेकिन मार्जिन्स आपके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कि B2C बिजनेस में होते हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर। अब दोस्तों B2C बिजनेस में कंपटीशन भी तो है, आपको एडवर्टीजमेंट भी करना है, अपनी मार्केट प्रेजेंस को भी बना के रखना है, पूरे के पूरे कंपटीशन से लड़ना है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करना है, तब जाके आपका मार्जिन बनता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे आपने एक बिजनेस को की सर्विसेज को कस्टमाइज़ करना है और वहीं से आपका बेहतरीन मार्जिन निकलने लगेगा। अच्छा, वहीं बात करें हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में, तो अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रहा है वो करीब 17 से 18 के आसपास चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से फूड ग्रेड इंडस्ट्री में इतने रीजनेबल वैल्यूएशन पे कोई कंपनी आपको अगर अवेलेबल मिल रही है तो एक बहुत ही सॉलिड बेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर इतने सस्ते प्राइस पे कैसे कोई FMCG कंपनी मिल सकती है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है। अगर यही कंपनी डेट फ्री होती तो ये वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है उस वैल्यूएशन पे स्टॉक ना मिलता है, इससे ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिलता। अब आप क्वेश्चन हो सकता है कि कितना ज़्यादा डेट है, तो अब दोस्तों यहाँ पर जो बोरोइंग का खाका है ना उसको ही देख करके आप गेज कर सकते हैं कि किस कदर कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को बढ़ाया। अब बोरोइंग्स को बढ़ा करके कंपनी ने अपने कैपेसिटी एनहांसमेंट करी और यही रीज़न है कि कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है इस IPO को लाने का, वो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं पिछले 3 सालों में। तो जैसे ही कंपनी के बोरोइंग्स कम हो जाएंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के मार्जिन्स, ये सारे के सारे इम्प्रूव हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है इस कंपनी में फिर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। दोस्तों इस कंपनी में प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि अल्टीमेटली ये कंपनी एक कमोडिटी प्लेयर भी हो जाती है। अब ये FMCG कंपनी नहीं रह गई है, ये कमोडिटी प्लेयर भी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बिजनेस या फिर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको कॉर्नफ्लोर प्रोवाइड करेंगे या फिर आपको मेज़ का स्टार्च प्रोवाइड कराएंगे, और अनफॉर्चुनेटली कुछ गिवन लिमिट तक अगर उस समय मेज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ और आपके प्राइसेस बढ़ गए, तो आपका जो रेवेन्यू है वो बुरी तरीके से हिट कर सकता है। रेवेन्यू हिट करे ना करे, लेकिन आपके मार्जिन बहुत सॉलिड हिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ भाई आपका जो प्रोडक्ट है वही कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर बाई चांस उसकी सप्लाई कम हो गई तो आपको हाई प्राइस पे उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा, जिसका कि इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पे पड़ सकता है। अब जिनको इम्पॉर्टेंट की फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखना है तो आपके सामने सारे के सारे की फाइनेंशियल रेशियोज़ आपके सामने हैं, इनको आप अपने टाइम पर स्टडी कर सकते हैं, फिर चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल हो, इन तीनों को स्टडी करिएगा, क्योंकि ये पिछले 3 साल का डेटा है 2022, 2023, 2024। तो इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो रेशियो है जिसको कि आपको स्टडी करना चाहिए। 1.52, 1.68 और 2.65 जो डेट बढ़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखनी पड़ेंगी वाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म।
आप मुझसे पूछें दोस्तों तो मेरे हिसाब से ये लिस्टिंग गेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ है, क्योंकि अभी इसकी पहले दिन पे जो सब्सक्रिप्शन हुआ है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं एज फार एज सब्सक्रिप्शन डेटा ऑफ फर्स्ट डे इज़ कंसर्न। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेलर की द्वारा ही पार्टिसिपेशन है, रिटेलर ने तो 5.5 टाइम सब्सक्राइब किया है। जो NIIs हैं उन्होंने 10 टाइम्स, QIBs की तरफ से 3 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखें तो करीब करीब 6 टाइम्स 600% का सब्सक्रिप्शन डे 1 पे हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको मैक्सिमम चांसेस बढ़ाने हैं अलॉटमेंट के तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ में आप हमारे प्राइवेट ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, वेरियस वेबिनार्स और लाइव सेशंस का भी बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ डू नॉट मिस इट, और आपको ऑफ कोर्स आपके एलोकेशन के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो दोस्तों IPO ओपन हो रहा है 12 अगस्त को, क्लोज होगा 14 अगस्त को। अगर आप लकी होते हैं तो आपको अलॉटमेंट 18 अगस्त को मिल जाएगा, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 20 अगस्त है। तो 20 अगस्त को ये स्टॉक लिस्ट होगा, और अच्छे लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर पहले ही दिन अगर आपका IPO 6 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 50 to 60 टाइम्स और मे बी मोर ये सब्सक्राइब हो सकता है। सो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा व्यू क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि मेरे हिसाब से इस पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये प्योर FMCG प्ले नहीं है, ये एक कमोडिटी प्ले है। तो कमोडिटी प्ले में क्या है कि जिस साल प्रोडक्शन अच्छा हुआ, मतलब मेज़ की वैल्यू सस्ती मिली, अच्छा प्रोडक्शन हुआ जैसे कि इस साल हो रहा है, तो आपको बेहतरीन कंपनी के परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेंगे। और अगर बाई चांस मानसून की प्रॉब्लम हो गई या फिर प्रोडक्शन का इशूज़ रहे तो उस समय कंपनी के मार्जिन्स डेंट हो सकते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू बी कॉशियस वाइल कीपिंग द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों आई होप आपको मैंने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 12 मिनट में सारी चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करी है। डू लेट मी नो कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। Bye bye for now.